Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome to AK Education Official Group Social Science. So my dear students, आज हम क्लास फोर्थ करने जा रहे हैं. क्लास 6 का हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं. आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ एक बार गो थ्रू होके आए उसमें, सो दैट आपका जो अपकमिंग वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकें. क्योंकि जो एक सीक्वेंस होता है ना, वो वहीं से चलता हुआ रहे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वहीं से डेवलप होंगे. ठीक है, तो अभी तक मैंने जो इस चैनल पर 6 to 8 क्लास तक की ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुकी हूँ एंड 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है एंड हमारी पॉलिटी अभी स्टार्ट हो रही है. तो अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगी कि हम उसे सॉल्व करते रहें. ठीक है, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो हम MCQs करेंगे तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, तो बने रहिए मेरे साथ. जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 4 रहेगा की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. हमने लास्ट क्लास में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में समझा था. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, मोनार्किकल गवर्नमेंट्स के टाइप्स हमने पढ़े थे. मोनार्किकल गवर्नमेंट्स किस तरीके से होती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था. लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हायरार्किकल वे में हमने देखा था. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. तो हम यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट्स, देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स देखेंगे एंड इंक्लूड पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरीके से होता है, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से होता है, इक्वेलिटी एंड जस्टिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये मैप देखने की कोशिश करते हैं. ये है हमारा वर्ल्ड मैप, जिसमें आपको यहाँ पर 2 स्पेसिफिक नेम लिखे हुए हैं, एक तो इंडिया का और एक साउथ अफ्रीका का. तो हम इन दोनों को अच्छे से देखेंगे. तो हम सबसे पहले अफ्रीका कंट्री को देख लेते हैं. ये है हमारा साउथ अफ्रीका कंट्री. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमें साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमें कंट्री कहाँ पर मिलती है, साउदर्न साइड में मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका में हम यहाँ पर देखेंगे, साउथ अफ्रीका एक ऐसी इकलौती कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे कुछ रेसेस पाए जाते हैं. ठीक है, देर आर ब्लैक पीपल्स हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका एंड वाइट जो बाहर से लोग आए हैं और सेटल हुए हैं यहाँ पर, एंड इंडियंस हु कम टू लेबर्स एंड ट्रेडर्स के लिए वहाँ पर गए हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड अपार्थीड. ठीक है, अपार्थीड यहाँ पर आप समझेंगे, इट मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. जब हम किसी रेस के बेसिस पर ये देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि जो वहाँ पर ब्लैक एंड जो वाइट हैं उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि जो वाइट पीपल हैं वो सुपीरियर हैं और ब्लैक पीपल जो हैं इन्फीरियर हैं. तो हम इस माइंडसेट से अगर हम देखते हैं, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट का एक इशू यहाँ पर पैदा होता है. On the basis according to law these races were not allowed to mingle with each other. वो इस अपार्थिस की द्वारा जो जो दोनों रेसेस थे वो एक साथ नहीं रह सकते थे, है ना, ना ही एक दूसरे के पास जा सकते थे. एंड इवन टू यूज़ कॉमन जो फैसिलिटी हुआ करती थी वो भी यूज़ नहीं करते थे. आज भी हम थैंकफुल हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, ना ही फील करने को मिलती हैं. लेकिन आपने देखा होगा अभी रिसेंटली न्यूज़ में अमेरिका में अभी इस तरीके का अपार्थीज प्रॉब्लम देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ पर जो वाइटिस थे उन्होंने ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ कलर. ठीक है, क्योंकि हमारा कलर ब्लैक है इसलिए हमसे घिन करेंगे, इसलिए हमें अपने से अलग करेंगे, अछूत मानेंगे, अनटचेबिलिटी का इशू आएगा. तो यहाँ पर इसके खिलाफ जो है वहाँ पर अमेरिका में ब्लैक ने प्रोटेस्ट किया था कि सबको राइट है. ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट है, इक्वलिटी का राइट है. ठीक है, जो सारी फैसिलिटी मिल रही है वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए. तो यहाँ कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाता है
ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, हमारी कंट्री में भी कास्ट रिलीजन बेसिस पर भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ यहाँ पर, जो कि बहुत गलत है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर देखा गया है कि जो साउथ अफ्रीका में है वहाँ पर कॉमन जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अलाउड नहीं थी, है ना। इवन एक दूसरे के पास से गुजरने का भी मतलब अलाउ नहीं था, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स इनके जो हॉस्पिटल्स वगैरह हुआ करते थे वो भी सेपरेट हुआ करते थे। वाइटिस के लिए बहुत लग्जरी हॉस्पिटल्स, लग्जरी चीज़ें हुआ करती थी है ना। एंड एम्बुलेंसेस वगैरह भी उनके लिए अच्छी हुआ करती थी। एंड वाइट पीपल would always to be well equipped while mean for black people was not, है ना। देर वर सेपरेट ट्रेन, उनके लिए सेपरेट ट्रेन एंड बस हुआ करती थी। इवन बस स्टॉप्स अलग हुआ करते थे उनके लिए, फॉर अ ब्लैक एंड वाइट दोनों के लिए। जो वाइट को फैसिलिटी दी जाती थी वो काफ़ी उम्दा टाइप की दी जाती थी, काफ़ी अच्छी, और जो ब्लैक के लिए वो काफ़ी वर्स्ट, मतलब सबसे बेकार जो होती थी उन्हें मिलती थी। एंड नॉन वाइटिस वर नॉट अलाउड टू वोट, उन्हें वोट डालने का भी राइट नहीं था, जबकि वाइट को अलाउ करते थे वोट डालना, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, ठीक है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट, और बेस्ट जो लैंड हुआ करती थी वो वाइट के लिए थी, एंड जो बेकार हुआ करती थी वो किसके लिए थी, वो थी ब्लैक के लिए, ठीक है। तो हमें इस तरीके से हमें कलर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, एंड दे वर नॉट ट्रीटेड एज ए इक्वली, ठीक है। तो ये दोनों इक्वली ट्रीटेड नहीं किए जाते थे। तो हमने एक यहाँ पर हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने वहाँ पर जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने बस में ट्रैवल किया था, तो ट्रेन में ट्रैवल किया था, तो उन्हें उस ट्रेन से निकाल दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्योंकि उनका ब्लैकिश कलर था, तो उसके चलते उन्होंने चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। तो ये इस तरीके का माइंडसेट था। तो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई किसने, एक हेक्टर था जिसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने का सोचा। हेक्टर पीटरसन जो थे उसने अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो ब्लैक था और उसने इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देख रहा था, प्रोटेस्ट, तो उनके खिलाफ जो वाइटिस्ट थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश की। अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने प्लानिंग की अफ्रीकन्स, क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल में अफ्रीकन्स लैंग्वेज पर ज़्यादा जो फोकस हुआ करता था वो नहीं दिया जाता था, जो वाइटिस्ट लैंग्वेज थी उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, ठीक है। इसी के चलते उन्होंने क्या करा, स्कूल के जो फ्रेंड्स मिलकर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। जब उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा मारा गया, और इनफैक्ट उनकी वहाँ पर डेथ भी हो गई, ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई, दिस वाज 16 जून 1976 में। तब क्या हुआ, एक नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस जो है वो ग्रुप उभरा और उन्होंने इस स्ट्रगल को आगे लेकर गए अगेंस्ट द पार्थीज, ताकि जो ये रंग भेद की जो डिस्क्रिमिनेशन लेवल पर चीज़ें हो रही हैं वो ना हो। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर जो निकल कर आए, बहुत वेटरन पर्सन निकल कर आए, वो आए नेल्सन मंडेला। एंड उन्होंने इसके लिए लड़ाई करी, किसके लिए, अपार्थाइड सिस्टम के लिए। एंड फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी सालों तक, फाइनली उन्होंने सक्सेस हासिल करी 1994 में। एंड साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑल रेसेस वर कंसिडर एज ए इक्वल। तो अब यहाँ पर चाहे वो गोरे हों या ब्लैक हों तो सब एज ए ट्रीट किए गए इक्वली, क्योंकि नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने काफ़ी मतलब बहुत टाइम तक प्रोटेस्ट किया, जेल भी गए और बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इसके लिए हार नहीं मानी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने रिकन्सिलियर एक कमेटी तैयार की, जिसमें देखा कि जितने भी ये मतलब लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर किया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो यहीं पर होगा, लेकिन जब हम आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब जितना डिस्क्रिमिनेशन होना था वो अब हो गया है, अब आगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का ये सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिली।
तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा, किस तरीके से अपार्थीज के बारे में पढ़ा। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अपार्थीज जो हैं वो अब जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। थैंकफुली साउथ अफ्रीका भी 1994 में क्या हो गया है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन किसका पार्टिसिपेशन, हम किस तरीके से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एज ए जनता, हम एज ए पीपल किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। हम इलेक्शन के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। वी हैव ए टू राइट टू वोट, है ना, लेकिन वहाँ पर ब्लैक को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो वी हैव रेगुलर इलेक्शन। डू यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस प्रीवियस चैप्टर, हमने जो पहले के चैप्टर में पढ़ा था, that people make the decision in the democracy through the voting in election. People elect leaders to representative to them. This representative make decision on the behalf of the people, है ना. In doing so it is assumed that they will keep in mind the voice and interest of the peoples, है ना. तो जिस तरीके का इंटरेस्ट है, जिस तरीके की लोगों की डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर किस तरीके से इलेक्शन होता है, ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड. तो हमारी कंट्री में भी किस तरीके से 5 ईयर्स का इलेक्शन होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं. जनता उनके काम के बेसिस पर उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है. ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स टर्म्स. इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर. Once elected, government can stay power only for the period, and if they want to continue in this power then they have to re-elect. ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है कि मतलब वहाँ पर एक बार गवर्नमेंट आ गई सामने तो फिर वहाँ से वो री इलेक्शन नहीं होता, वो बहुत अपने पैर जम के उस कुर्सी पर बैठ जाती है. And this is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular elections. So, got it my point? Now, other ways of participation. Participating किस तरीके से कर सकते हैं. इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड इन अ 5 ईयर में देख कर मतलब होता है लोग. बिसाइड्स वोटिंग देर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट. पीपल पार्टिसिपेट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. तो किस तरीके से करती है पार्टिसिपेशन, जब गवर्नमेंट कोई रूल एंड रेगुलेशन करती है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, तो लोग उसका क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. क्या करते हैं, क्रिटिसाइज. सो अदरवाइज में क्या आता है, गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, गवर्नमेंट काम सही तरीके से कर रही है नहीं कर रही है, तो लोग उसके बेसिस पर गवर्नमेंट को जज करते हैं और उसी के बेसिस पर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, है ना. क्रिटिसाइज करने का राइट है हमारे पास, क्योंकि हमारे आर्टिकल 19 में हमें दिया हुआ है राइट टू स्पीक, है ना. तो हमें अपने राइट्स का पूरा यूटिलाइज करना है. ठीक है, एक सही नागरिक होने के नाते. देन हम यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट सपोज दैट एनआरसी का मुद्दा हम यहाँ पर देखेंगे. लेटेस्ट मुद्दा देख लेते हैं. हम यहाँ पर देख लेते हैं जो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, तो उसके खिलाफ जनता आवाज़ उठाती है. देन जॉब्स के लिए आवाज़ उठाती है कि गवर्नमेंट्स जॉब है. प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी आवाज़ उठाती है कि सबसे मतलब अब गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं. दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर नेशंस. तो इसलिए लोग अलग अलग तरीके से डिस्कशन करते हैं और इसके खिलाफ आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में हैं आते रहते हैं. न्यूज़पेपर में लोग इसके खिलाफ क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट इससे अवेयर हो और मतलब अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो लॉज बनाए हुए हैं उस पर ध्यान दे. और अगर इस तरीके का कोई गलत कानून बना दिया है जो कि लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी, उसे कंसीडर करेगी, चेंज करने की कोशिश करेगी, है ना, रिवाइव करने की कोशिश करेगी. तो इस तरीके से करती है गवर्नमेंट. जैसे कि अभी जो पीजेंट जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स जो अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी उस पर ध्यान देगी. और जब गवर्नमेंट इस तरीके के कानून बनाती है तो वो फिर इसके खिलाफ क्या है, गवर्नमेंट
जो है जनता को एक्सप्लेन करेगी कि हमने ये वाला कानून बनाया है और इससे ये बेनिफिट होगा, ठीक है, इसके फ़ायदे के बारे में बताएगी ताकि जनता जो है उसे अच्छे से समझ सके। क्योंकि आफ्टर ऑल किसके लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है ना, तो जनता के लिए काम कर रही है तो जनता को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके खिलाफ लोग अपनी जो है आवाज़ें उठाते हैं एंड जो भी वो कानून बनाती है उसे डिसअप्रूव करते हैं, है ना, उसे अनएक्सेप्टेड करते हैं, ठीक है। दे टुक रिलीज, और इसके खिलाफ क्या करते हैं, अगर वो न्यूज़पेपर से या फिर रिलीज नॉर्मल मीडिया के थ्रू, जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर टीवी चैनल्स के थ्रू अगर गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाती है, अगर गवर्नमेंट तब भी उसे इग्नोर करती है, तब क्या करती है, पीसफुली प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है। तो गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। अब तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए राइट दिया हुआ है यूके में भी और कनाडा में भी कि हर कोई पीसफुली जो भी गवर्नमेंट के गलत कानून है अगर सही नहीं लगते, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हेल्दी क्रिटिसाइज़, तो फिर लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है, उसे किसी भी तरीके से सप्रेस नहीं किया जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट। देन फिर वो क्या करते हैं, रिलीज निकालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सिग्नेचर कैंपेन बनाते हैं कि जितने भी लोग इस चीज़ से सहमत हैं, कई बार करते हैं ना कि एक फॉर्म टाइप में आ जाता है, अगर लोग उससे जो लॉ है, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उसके खिलाफ है या फिर उसके फेवर में है, तो इस तरीके से सिग्नेचर कैंपेन भी बनाते हैं, है ना। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन, अपने जो डिसीजन है उसे डिफेंड भी करने की कोशिश करती है, बट फाइनली जो डिसीजन होता है वो सुनी जाती है किसकी, जनता के ओपिनियन की। एंड अगर जनता नहीं उसे एक्सेप्ट करती है तो उसे विड्रॉ भी करेगी, है ना। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक, एंड these include dharnas, rallies, strike, signature campaign, etc. This is are unfair and unjust are also brought forward. Newspaper के through, magazine, TV also play an important role and discussing government issues and responsibility. तो आपने देखा होगा कि जो चैनल्स पे मतलब एक्सपर्ट्स आते हैं जिसको लोग के बनाया होता है जिस पर, तो उसके एक्सपर्ट्स आते हैं और वो डिस्कशन करते हैं, तो उसके बेनिफिट और मतलब उसके जो डिसएडवांटेज के दोनों के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है, अपोज एंड पोज दोनों, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्गली डिस्कशन होता है, तो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइल इट इज़ ट्रू, जब ये सारी एग्जिस्टेंस होती है तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू डेमोक्रेसी, अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट, है ना। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन themselves into social movement that seek to challenge and government and its functioning. Member of the minorities, Dalit, Adivasi women are oftenly able to participate in this manner. तो अगर जो वुमेन के खिलाफ जो है अभी यहाँ पर ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाई थी गवर्नमेंट ने, तो कुछ उसके फेवर में थे, कुछ अनफेवर में थे, तो उसके खिलाफ भी उसमें भी जो वुमेन थी वो अपना पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। एंड दलित के लिए भी कानून बनते हैं एंड माइनॉरिटीज़ के लिए भी, ताकि उनका भी कोई शोषण या हनन ना कर सकें, ठीक है। देन यहाँ पर हम देखेंगे, इफ़ ए कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री रन, एंड ये देखेंगे इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है, जो जहाँ पर भी एग्जिस्टेंस होती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है और जो कंट्री है वो स्ट्रोंग हो जाती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर किस तरीके से हमें कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है गवर्नमेंट। कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस दैट बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज़ राइट to use force, prevent another group from protesting, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं conflicts occur when people different culture, religion, reason और economical background do not get along with each other।
तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अगर देखने को मिलता है, या फिर when some among them feel they are being discriminated or against, तो इस तरीके का अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंट्री के अंदर भी रिलीजन बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। कई बार आपको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग के चलते कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाती है। तो इस तरीके की जो हमें न्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट से देखने को मिलते हैं, तो ये कौन रिजॉल्व करता है? ये गवर्नमेंट रिजॉल्व करती है, ठीक है, जो ठीक है, ताकि और उसके लिए भी लॉज का प्रोविज़न है, ठीक है। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग द अदर लिविंग इन एरियाज। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करने का भी पूरा राइट है। आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे, तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम में दंगे हो गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अगर ये टाइम रहते हुए सॉल्व ना करते तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा उठ जाती। तो एट द लास्ट टाइम जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन अपने हाथ में लिया और यहाँ के जो दंगे हैं वो स्टॉप हुए, ठीक है। नाउ अदर तरीके से हम देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बेसिक रूल एंड लॉज बनाए हैं ताकि हर कोई उसे इम्प्लीमेंट कर सके, उसे फॉलो कर सके। दीज लॉज आर बोथ गवर्नमेंट के लिए भी है और पीपल्स के लिए भी है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, ठीक है। चाहे वो रिलीजन प्रोसेशन हो एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कई बार एक रिलीजन को अगर प्रोत्साहन दे रहे हैं तो वो दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बन जाता है ना। तो द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली पुलिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई अराइव एट द सॉल्यूशन। देयर इज फियर एंड वायलेंस में बी इरप्ट। कई बार जब जैसे कि आपने एनआरसी का मुद्दा या फिर देखा होगा, तो यहाँ पर भी लोगों का गुस्सा देखा होगा कि लोगों ने क्या करा कि जो स्टोन्स होते हैं वो पुलिस के ऊपर बरसाने स्टार्ट करे। तो पुलिस क्या होती है वहाँ पर उस गुस्से को शांत करने के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें और अलग तरीके से देखने को मिलता है, जो स्टेट एंड स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि रिवर का मुद्दा अगर हम देखें तो एक रिवर जो है वो कई स्टेट से होकर गुजर रही है, तो जहाँ पानी सबसे ज़्यादा जो होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके लिए भी मतलब इशू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसका भी रिजॉल्व कौन करती है? इसका भी रिजॉल्व कौन गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जब दो स्टेट आपस में लड़ते हैं तो उनके बीच में कौन सॉल्यूशन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, आर्टिकल 262 के अंतर्गत, 262 के अंतर्गत, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। जो कर्नाटका डैम है वो कहाँ पर है? जो कृष्णा राजा सागर डैम है वो कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है। जो मैथुर डैम है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वो किस लिए यूज़ करते हैं? क्रॉप्स ग्रोन के लिए, ठीक है। डेल्टा रीजन है तमिलनाडु के अंदर। एंड कॉन्फ्लिक्ट एरियाज जो हैं वो हैं, दोनों डैम जो हैं वो सेम रिवर पर है। एंड जो वाटर है, वाटरफॉल डाउन स्ट्रीम डैम है तमिलनाडु में, एंड के तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इट वाटर रिलीज फ्रॉम द अप स्ट्रीम। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वाटर रिलीज होता है वो क्या होता है? अप स्ट्रीम की साइड होता है। तो लोकेटेड इन कर्नाटका के अंदर, ताकि इसका सबसे ज़्यादा पानी का फ़ायदा कौन उठाता है? कर्नाटका उठाता है। तो बोथ स्टेट कांट बी गेट एज मच रिवर एज दे नीड टू फॉर पीपल। तो जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, जनता की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हैज़ टू स्टेप एंड सी दैट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्क आउट फ्रॉम द बोथ स्टेट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट उन दोनों के बीच का जो सॉल्यूशन है वो दोनों निकालती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कावेरी रिवर, तो इस तरीके से है, ठीक है, पिक्चर में आप जो देख रहे हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो हमारे जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में भी हमें क्या दिया हुआ है, इक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले प्रेम्बल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस के अंदर में मतलब सोशल जस्टिस हो सकता है, इकोनॉमिकल जस्टिस हो सकता है एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दिया हुआ है। एंड इक्वलिटी में दिया हुआ है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नाउ विल सी इक्वलिटी एंड जस्टिस। One of the key ideas of the democratic government is its commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. तो जो equality and justice है वो हम एक दूसरे को separate नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे से connected है। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल में यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल 15 में जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस में दिया गया है, 15 में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ अनइक्वालिटी, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर टचेबिलिटी या फिर रिलीजन, कास्ट बेस, जेंडर बेस, लैंग्वेज बेस, किसी भी तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, राइट टू फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो नाउ अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैन बाय लॉ बनाया गया है। दिस इज ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाई एजुकेशन। उन जो पहले लोग एजुकेशन के लिए उन्हें मना करते थे, है ना, ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए मना करते थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए मना करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन द चांस ऑफ ओवर प्रेयर के लिए जाने के लिए मना करते थे कि यहाँ ये लोग प्रेयर नहीं कर सकते। सो डॉक्टर अम्बेडकर हुम हैव रीड अबाउट अर्लियर इन दिस बुक, उन्होंने पहले ही पढ़ा था। एंड मैनी अदर लाइक हिम रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट बी कंटिन्यू। ये ऐसी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। आपने हमारी जो कंट्री है वो इक्वलिटी बेस पर नहीं चलते, क्योंकि इक्विटी बेस पर चलते। जिसको जितनी ज़रूरत है उसे उतना ही असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस, मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रुप्स within society they are unequal. For instance, in our society there is a general tendency to value and care for the boy and girls. तो हम ज़्यादातर हमने आर्टिकल 16 में दिया गया है, 16(4) में, आर्टिकल 16(4) में दिया गया है कि अपॉर्चुनिटी टू ऑल, और बट स्पेशल जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो गर्ल्स को एंड डिस्क्रिमिनेशन वाले को, जैसे SC ST OBC वगैरह वाले को दी गई है। एंड यहाँ पर इन आवर सोसाइटी देर इज ए जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय एंड नॉट फॉर गर्ल्स. दिस मीन्स सोसाइटी डज नॉट वैल्यू गर्ल्स एंड बॉयज चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट स्टेप इन द प्रमोट जस्टिस. तभी तो हमारी गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन लाया और ये कारगर भी साबित हुआ है, ताकि जो है गर्ल्स के लिए स्पेशल इक्विटी बेसिस पर प्रोविज़न रखे हैं, ताकि बेटी भी पढ़े और वो भी आगे बढ़े. ठीक है, दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम एंड injustice दैट दे आर सब्जेक्टेड टू. इट इज़ पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोअर इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में. और कई बार जब हम रिक्रूटमेंट किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकलते हैं तो उसमें भी कई बार फीस जो है वो गर्ल्स के लिए नहीं भी होती है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंस दिया गया है. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें. अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन को ज़रूर करें एंड लाइक करें, कमेंट्स करें. अगर आपको वीडियो कैसा भी लग रहा है, जैसा लग रहा है आपको, उसके लिए कमेंट्स करें. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे डेफिनेटली लाइक करें, देन अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो थैंक यू सो मच.